हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें जीएस और हिंदी का ये टेस्ट है। और इसमें जो है आपको 3 घंटा टाइम है, इसमें आपको सॉल्व करना है 200 प्रश्न, आपको 140 प्रश्न जीएस के प्लस 60 प्रश्न हिंदी के यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये आज हमारा 5वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो यदि अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना एक टेस्ट सीरीज। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? जेसिका पेंगुला, आर्याना सबलेंका, इगा स्वेटक या फिर एलेना रायबिकिना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्याना सबालेंका। तो टेनिस स्टार आर्याना सबालेंका ने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेंगुला को 7-5 और 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसको हराया? तो जेसिका पेंगुला को हरा करके इन्होंने यूएस ओपन 2024 का पहली बार जो है ये ट्रॉफी इन्होंने जीती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उड़ीसा भारत में पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का स्थल होगा। इस सुविधा की स्थापना के लिए 3 साल की अवधि में 620 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुविधा के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। तो पहले कथन देखते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह निर्विरोध इसके अगले अध्यक्ष चुने गए। दूसरा कथन है, जय शाह इसके अगले अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। तीसरा कथन है, यह क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है एवं इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। चौथा कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। अब यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन कथन इसमें से सही नहीं है। तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। वह 1 दिसंबर 2024 से जो है आईसीसी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिए हैं। ग्रेग बार्कले वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष थे, मतलब भूतपूर्व आईसीसी अध्यक्ष थे। अब तो जय शाह ने इसका पद जो है संभाल लिया है। तो इस प्रकार 35 वर्षीय जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे, मतलब बन गए हैं। वह 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे किसी कथन में दिया हुआ था कि पहले भारतीय हैं, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहले नहीं, ये 5वें नंबर के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो जय शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी का नेतृत्व कर चुके हैं। यह क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना 1909 में। तो यहाँ पे चौथा कथन दिया हुआ है कि 1927 में, तो ये गलत हो जाएगा। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 0%, 5%, 12% या फिर 18%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 5%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें ब्रह्मास्त्र ने पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा कथन है, इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी थीम विकसित भारत रखी गई थी, जिसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। दूसरा कथन है, इस स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई थी। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। 4 बार यानी कि 2016, 2019, 2022 और 2023 90 मिनट से ज़्यादा जो है 4 बार 90 मिनट से ज़्यादा भाषण दिया था। अब इन्होंने इस बार जो है 103 मिनट का भाषण दिया, जो कि अब तक के उनके भाषण के इतिहास में सबसे लंबा था। सबसे छोटा भाषण साल 2014 में 65 मिनट का उन्होंने दिया था, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी 11वीं बार झंडा फहराने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी से पहले पंडित नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले से झंडा फहराया था। इस स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान या फिर नरेंद्र मोदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मत से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई, जहाँ गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो ये उद्घाटन जो किया गया ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 23.2 बिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। दूसरा कथन है, इससे हाल ही में पहली बार कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? कौन सा देश बना है? तो ये जो है मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसमें से कौन सा देश है? तो इसमें से नेपाल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो नेपाल बन गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रहा पूरा प्रश्न। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला कथन है, हाल ही में वायुसेना और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। दूसरा कथन है, भारतीय वायुसेना ने आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक पैरा ड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांसर प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 17 अगस्त को वायुसेना और सेना के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। यह अपनी तरह का पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन था। भारतीय वायुसेना ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने
और सटीक पैरा ड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांसर प्लेन C-130 से सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उम्र से अधिक के नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 70 वर्ष तक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवार को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर करने से लाभान्वित करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें ब्रह्मास्त्र ने पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा कथन है, इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर को गुलमोहर को बेस्ट फिल्म चुना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन किया? लद्दाख, लखनऊ, जोधपुर या फिर अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने जोधपुर में तरंग शक्ति के दौरान भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग यानी कि दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन गोरखपुर में किया गया। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया गोरखपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला कथन सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह में भाग लेगी? यूएई, ओमान, बांग्लादेश या फिर वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ओमान के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारतीय सेना की टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई। यह 13 से 25 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। दूसरा कथन है 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसके तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत जो प्रावधान किया गया है ये 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, हाल ही में भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा था। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि कथन तो असत्य है, लेकिन यहाँ पे कथन 1 तो असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है यह सत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मनाया गया इस बार 23 अगस्त 2024 को तीसरा नहीं, यहाँ पे पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को वर्चुअल रूप से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सोयूज अंतरिक्षयान किस देश से संबंधित है? जापान, रूस, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया? तो सोयूज जो है ये रूस से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 2 रूसी और 1 अमेरिकी को ले जाने वाला एक सोयूज अंतरिक्षयान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया। सोयूज एक रूसी अंतरिक्ष यान है और इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? अजरबैजान, इजराइल, डेनमार्क या फिर अल्जीरिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 25% पेंशन दिया जाएगा। दूसरा कथन है, इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। तीसरा कथन है, यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल एक जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है, जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीने के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 25%, तो ये गलत हो जाएगा। 50% यहाँ पे सही होगा। 50% पेंशन दिया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के निधन के बाद परिवार पेंशन का 60% कर दी गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, कम से कम मतलब 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी होगी। और सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा, जो औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। तो सेवानिवृत्त पर उपदान यानी कि ग्रेच्युटी अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना जो है अगले वर्ष की 1 अप्रैल, यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है इस वजह से कथन गलत हो जाएगा, 1 अप्रैल से ये लागू होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी थी, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट रूमी 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। दूसरा कथन है, इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है?
तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया? वियतनाम, इजराइल, फिलीपींस या फिर जापान। तो बेनबिका ने किसे प्रभावित किया? तो चक्रवाती तूफान बेनबिका ने फिलीपींस को प्रभावित किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तूफान बेनबिका के कारण फिलीपींस में 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 2 लोग लापता हो गए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुनाल उपग्रह किस देश का है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल का। नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, उधर्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपाध्याय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। यजुर्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे अधर्यु कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह। किसका ये जो है शेर है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वाजिद अली शाह ने ये कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा है, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा कथन है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे कौन सा कूट के माध्यम से यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी कथन सही है। भारत पर सिकंदर की सफलता का कारण और उसकी फौज बेहतर थी, ये भी कथन सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी यहाँ पे कथन सही है। आम्भी जैसे उसमें देशद्रोही जो थे, और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये गलत है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 में की थी, किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो ये हस्ताक्षरित हुई थी जयसिंह के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह के साथ हस्ताक्षरित की थी, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 23 किलो और 4 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी तथा शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा भी किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये प्रयोग में लाया गया था जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिलिथगो द्वारा पूना के आंगा पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया? तो 1327 में ये किया गया। और अफगानपुर षड्यंत्र ये कब हुआ? तो ये हुआ 1325 में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई कब हुई? तो ये हुई 1296 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस लगाना है, सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा तराइन का युद्ध यानी कि चौर, सबसे पहले होगा 4, फिर हो जाएगा आपका 3 जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर हो जाएगा अफगानपुर षड्यंत्र, और फिर पहले स्थान पर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के उनके सही कालानुक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पे विद्याधर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1019 से 1029 तक ये राजा बने रहे। धंग जो थे या 950 से 1002 के बीच में राजा रहे। और यशोवर्मा का जो शासन काल था ये 1019 से लेकर के 1029 तक था। और कीर्ति वर्मा का जो शासन था ये था 1060 से लेकर के 1100 तक। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे यशोवर्मा, और फिर सबसे पहले यहाँ पे तीसरा आएगा यशोवर्मा आएंगे, फिर हो जाएगा धंग, और एक मिनट इसको फिर से सीक्वेंस से लगाते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। विद्याधर कब से कब तक, तो विद्याधर जो है 1019 से 1029 तक इनका शासनकाल था। धंग का शासनकाल 950 से लेकर के 1002 तक इनका शासनकाल था। यशोवर्मा का जो शासनकाल था ये 930 से लेकर के 950 तक था। और कीर्ति वर्मा का जो शासनकाल था वो 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे यशोवर्मा जो कि 930 से 950 तक इनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद आएंगे धंग जिनका कार्यकाल 950 से 1002 तक था। फिर उसके बाद आएंगे विद्याधर जिनका कार्यकाल 1019 से लेकर के 1029 तक था। और फिर सबसे लास्ट में आएंगे कीर्ति वर्मा जिनका शासनकाल 1060 से लेकर के 1100 तक था। तो यहाँ पे जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया यह किया गया लेडेन और रस्किन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाबरनामा जो है मुगल बादशाह बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई उनकी आत्मकथा थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। जयचंद, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो यहाँ पे 1194 ए का हो जाएगा। दूसरा, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, बी का हो जाएगा। पहला, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था यह 1529 में हुआ था। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे कौन थे, तो यह थे विलियम डिगली, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे विलियम डिगली नहीं होंगे, विलियम विल्सन हंटर होंगे, सॉरी। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है, तो विलियम विल्सन हंटर होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विलियम विल्सन हंटर ने इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 से 1883 में किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो रंपा विद्रोह कब से कब हुआ, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1879 से 80 के बीच हुआ था, तो ए का हो जाएगा। दूसरा, पाबना किसान विद्रोह, तो पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 के बीच में होगा। और बंगाल नील विद्रोह कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 1859 से 60 के बीच। और जयंतिया विद्रोह तो 1860 से 63 के बीच हुआ था। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4
1-3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पे सही उत्तर देना है। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा की गई थी, ए का हो जाएगा। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पीसी जोशी के द्वारा की गई थी, कब? तो 1920 में, तो एक बी का हो जाएगा। चौथा, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी का हो जाएगा पहला। और गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, तो ऑप्शन डी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया है, ये 3 रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। इसका जो कूट होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम्ब, कलचुरी, तो ये जो व्यवस्था थी ये थी चोल काल की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। चोल शासक चक्रवर्ती, त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मानपरक उपलब्धियां ग्रहण करते थे। चोल शासक प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का जो अंतिम शासक था वह था हुसैन शाह, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर या फिर BR अम्बेडकर, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या फिर ब्राह्मी, तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी यह ब्राह्मी थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं, घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ। क्या? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 26 से 29 मार्च 1931, 26 से 29 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी कब हुई? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी, 23 मार्च 1931 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 के बीच में हुआ था। एक लास्ट जो कि ऊपर दिया हुआ है एक घटना, गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा यह हो जाएगा, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता यानी कि 5 मार्च 1931, फिर आपका आएगा हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह को फांसी यानी कि 23 मार्च 1931, फिर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और सबसे लास्ट में आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें से किसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में हुई थी, जो कि सबसे पहले हुई थी। इनमें जो ऑप्शन में दिए हुए इनसे सबसे पहले हुई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो अशोक का समकालीन तुर्मय जो शासक था कहाँ का शासक था ये? तो ये था मिस्र का राजा था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया, तो क्या आह्वान किया था? तो इन्होंने आह्वान किया कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का
और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारडोली, वेगू या फिर बिजौलिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी बिजौलिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व जो है वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रदर्शन किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे। तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ इसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी गोखले, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, ये भी सही है। सेवा समिति NN कुंजरू, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारकों चंद्रावरकर, भंडारकर आदि द्वारा यहाँ पे ये स्थापित हुआ था। इसके प्रवर्तक ये लोग थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो 10 रोजा पत्रिका जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी ये, तो ये हुई थी अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे समुद्री यात्री और दूसरी तरफ ये किस देश से संबंधित थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे वास्को डी गामा, तो ये जो है कहाँ से संबंधित थे। तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली थे, और तो यहाँ पे वास्को डी गामा का हो जाएगा कांची। और क्रिस्टोफर कोलंबस ये किस देश से थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये अमेरिका की यात्रा पर गए थे, स्पेन के यात्री थे। ऑप्शन बी का यहाँ पे पहला हो जाएगा। और कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक जो थे ये किस देश से संबंधित थे। तो कैप्टन कुक यहाँ पे हो जाएंगे, कैप्टन कुक जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देवस्थान भगवान, सॉरी यहाँ पे अमरनाथ नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जगन्नाथ। तो अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ के देवस्थान जो है भगवान शिव से संबंधित हैं, जबकि जगन्नाथ धाम मुख्य देवता जो हैं यहाँ के भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है जगन्नाथ में जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण हैं, जबकि अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ में कौन से देवता हैं। तो ये तीनों जो स्थान है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सुमेलित है। एक तरफ यहाँ पे पुस्तकें दी हुई हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं। तो वैलेंटाइन रोज, द इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट, BD सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया हुआ है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी वैलेंटाइन सिरोल, द इंडियन स्ट्रगल, ये सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है, इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है। बाकी इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है ये वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, और अनहैप्पी इंडिया जो है ये पुस्तक लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है, पहले से ही यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यसभा किसी विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यहाँ पे तत्पश्चात जो होगा यह क्या होगा? तो यह होगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग से संबंधित, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। तो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। दूसरा कथन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा यह हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो चुनाव आयोग है एक अस्थायी व स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होता है, अर्थात नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? संसद के दोनों सदनों के शस्त्रों का आह्वान बिल्कुल प्राप्त है। संसद के शस्त्र का शस्त्रावसान ये भी अधिकार जो शक्ति है प्राप्त है। संसद का स्थगन भी प्राप्त है। जो यहाँ पे प्राप्त नहीं है यह है लोकसभा का विघटन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? तो ये जो संशोधन हुआ था ये हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में भारत में मतदान करने की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने का कार्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। अब हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? दहेज प्रतिषेध विधेयक, पेप्सू विनियोग, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक या फिर हिंदू कोड बिल? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक में यहाँ पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के लिए किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना जो है ये कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह सकते हैं और यह जो है यह प्रक्रिया जो कहलाती है यह कहलाती है बैठ जाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। ऑप्शन बी है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ऑप्शन डी है स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। ये कथन यहाँ पे सही है, सॉरी असत्य है, यहाँ पे असत्य का चयन करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की जो सीटें हैं ये समान नहीं है।